जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज लगातार बारिश की वजह से आप सबका ऑफलाइन क्लास जो है डिस्टर्ब है, और चूंकि एग्ज़ाम करीब है तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक ही दिन भी खराब हो। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आप सबके लिए यूट्यूब पर हम क्लास ले लें। तो इसी बात को सोचते हुए आप सबके लिए हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, और आप सबसे हमने बोला भी पहले था कि कितने बजे से क्लास चलेगा। तो बहुत सारे लोग जो अभी नहीं जुड़े हैं, आपके दोस्त थे, उनसे शेयर करके आप उनको जोड़ लीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो अभी हम लोग मैथ की प्रैक्टिस क्लास करेंगे जो स्पेशल होगा बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर के लिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समय अभी चल रहा है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। आज का शानदार सा सेशन स्टार्ट होने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग 20+ क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर से होंगे ताकि आप हर चैप्टर मतलब कि आपकी नज़र के सामने से एक बार गुजर जाए, हर चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बारिश स्पेशल क्लास, देखिए हमने लिख रखा है पहला क्वेश्चन। आप आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह कि एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,420 रुपया हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपसे ये ना कहे कि साधारण ब्याज की बात हो रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रहा है, तो आप वहाँ पे आप मान लीजिएगा कि वहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रहा है। और जब बात साधारण ब्याज की हो तो आपको हमने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है कि एसआई बराबर क्या होता है। अगर आपको एसआई को परसेंटेज में निकालना हो तो रेट में टाइम से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके आपको एसआई परसेंटेज में निकलता है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से समय है 4 साल, तो ब्याज कितना बनेगा, 40% बनेगा। लेकिन अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये 7,420 रुपया है क्या। तो देखिए 7,420 रुपया समय की समाप्ति के बाद आपको मिलेगा, और समय समाप्ति के बाद जो धन मिलता है उसे अमाउंट कहा जाता है, मिश्रधन कहते हैं। और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। तो ये अमाउंट है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज है। तो हम लोग नीचे भी क्या रखेंगे, मूलधन प्लस ब्याज ही रखेंगे। तो मूलधन हो गया 100%, ब्याज हो गया 40%, दोनों को ऐड कर दिए, अमाउंट आ गया। क्योंकि ऊपर भी अमाउंट है, मिश्रधन है, नीचे भी क्या हो गया, अमाउंट हो गया। जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो धनराशि पूछा हुआ है तो धनराशि कितना पर आएगा, 100% पे आएगा। तो ये धनराशि जिसको आप मूलधन भी बोल सकते हैं, ये हमने निकाल दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 7,420 रुपया, देखिए परसेंटेज यहाँ पर भी आएगा नीचे, और यहाँ पर भी एक कट जाएगा। तो ये बट्टे में 140 और इंटू में क्या हो गया, 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 7 14, और ये 2 से काटेंगे तो 37 दूना 74, 2 1 कम 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा, अच्छा देखिए 7 से कट जाता, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, काट दिए तो काट ही दिए। तो 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, अब फिर हो जाएगा 2 1, तो 7 × 3 = 21, और यहाँ पे 100 से गुणा है तो कुल मिला के हो जाएगा 5300 रुपया। तो धनराशि आपकी होगी 5300 रुपया। आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये 3, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सब दिख रहा होगा। देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास से सब चीज़ आपको दिख रहा है, कुछ भी आपको कट पट नहीं रहा है। बारिश स्पेशल क्लास में लिखा भी है। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, कमेंट खुला है भाई, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे।
तो ये आज का पहला क्वेश्चन, सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2। क्लियर? आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको हम PDF डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो हम क्वेश्चन जो हम यूज कर रहे हैं उसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है? कैरियर विहार टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, इसमें तो लिखा है 3:2, लेकिन वो गलत लिखा है। ए और बी है वर्तमान उम्र, दो व्यक्ति हैं और दोनों के उम्र का रेशियो दिया है 3:2, लेकिन आपको लेना है 2:3, गलत लिख दिया है। और 6 वर्ष बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो 6 साल के बाद उनके उम्र का रेशियो 3:4 हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इतना बोलने के बाद आपसे पूछा ये है कि आप ये बताइए कि ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्र से संबंधित ये सवाल है। देख कैसे बनाएंगे। अगर आप ये पर फोकस करें तो पहले उसका उम्र 2 था, 2 यूनिट, अब हो गया 3 यूनिट, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। बी पर फोकस करें तो उसका उम्र पहले 3 यूनिट था, अब हो गया 4, बढ़ा कितना? 1। रियल में देखें तो देखिए वर्तमान से 6 वर्ष बाद, मतलब उम्र कितना बढ़ा? रियल में 6, लेकिन ये रेशियो है, रेशियो से आप देखेंगे ना तो प्रत्येक का उम्र कितना बढ़ा है? 1। तो जो 6 वर्ष है वो उम्र में क्या है? वृद्धि है। 6 वर्ष क्या है? उम्र में वृद्धि है। तो नीचे भी क्या रखेंगे हम? उम्र में वृद्धि रखेंगे। तुलना के लिए नीचे भी क्या रखेंगे? उम्र में वृद्धि, और जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे। तो आपसे पूछा है कि ए का वर्तमान उम्र, तो वर्तमान कितना पर आएगा? 2 पर। देखिए वर्तमान ये है और ए का पूछा है 2 से गुणा कर देंगे। बी का पूछता तो 3 से करते, तो 2 से गुणा कर दिए तो 6 में 2 से गुणा हुआ, कितना आ गया? 12 वर्ष आ गया। तो इस तरीके से आपके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 12 वर्ष। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ से जो हमने ब्रैकेट में किया है, ऐसे घेरा हुआ है, तो आपको जो है ये पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन का ये दूसरा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देख लें कुछ कटपट तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है, अभी तक तो सब चीज़ सही जा रहा है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें बताइए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, ये आपका डिस्काउंट वाला सवाल है। आपने अगर डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए मज़ेदार है, अच्छा सवाल है। सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी तक जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद, और वो सभी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो भी सीरियस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन तक जानकारी पहुंच नहीं पाई है, तो पहुंचाने का काम आप ही लोग कीजिएगा। शेयर कर दीजिए सेशन को। तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का, बोला है कि रीता किसी किताब को 150 रुपये में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करती है, तो उस किताब का अंकित मूल्य क्या था? अच्छी बताइए कि अंकित मूल्य कुछ भी रहेगा उसको हम लोग दर्शाते किससे हैं? MRP से, और MRP पर ही छूट मिलता है। आपको हम क्लास में ही बताए होंगे, अभी बता रहे हैं, MRP पर ही छूट मिलता है। MRP अपने आप में 100% होता है, इसका 25% जब छोड़ दिया गया तो इसका कितना लिया जाएगा? 75%, और 75% का मतलब होता है 75/100। तो MRP का 75/100 लेकर सामान को बेचा गया, और किससे बेचा गया? रीता से। तो ये हो गया रीता के लिए, तो ये हुआ क्रय मूल्य, लेकिन जिसने बेचा उसके लिए हुआ विक्रय मूल्य। तो जिसने बेचा उसने बेचा 150 रुपया में, और रीता ने खरीदा 150 रुपया में। मतलब ये जो वैल्यू दिख रहा है ना वो 150 रुपये के बराबर है। आप अगर डिस्काउंट को पढ़े हो तो बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ खास है नहीं। 75 एकम 75 दूना 150 हो गया। अब देखिए एकदम इत्मीनान से बता रहे हैं आपको, 100 से जाकर उधर गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 200।
ऑप्शन आप देखेंगे तो ये संजोग कह लीजिए कि इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर पहला था, पहला ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का भी आंसर पहला ऑप्शन ही है। संजोग है, कोई बात नहीं, इसके आंसर आपका 200 होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स खुला है भाई साहब, कमेंट आप करते रहेंगे और क्लास छोड़ के नहीं जाना है, क्लास को एकदम बने रहना है। आप ही के लिए हम क्लास लेकर आए हैं। बारिश का मौसम था, क्लास डिस्टर्ब रहा तो सोचे कि भाई आपको जो है पढ़ा दिया जाए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन के तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन के बाद से चौथा क्वेश्चन आएगा। और चौथा क्वेश्चन है क्या, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला किसी संख्या का 2/5 किसी दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो प्रथम और दूसरी संख्या के बीच कौन सा अनुपात है। आसान था क्वेश्चन। किसी संख्या का, संख्या में नहीं पता है तो हम संख्याएं जो है ना अपने से कुछ मान लेंगे। संख्याएं, अच्छा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन में इसको मान लीजिए। संख्याओं को हमने ए और बी मान लिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन में मान सकते हैं। हमें समझाना इसलिए हमने लिख दिया। तो किसी संख्या का 2/5 तो ए का 2/5। ए का मतलब क्या होता है आप याद रखेंगे मैथ में, का हो गया, के हो गया, की हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्लियर? किसी दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दूसरी वाली संख्या को तो हमने बी माना है ना, बी, इसका 20% है का मतलब गुणा 20% के बराबर है। अब आपको पता है कि जब परसेंटेज आप हटाते हैं तो बट्टे में क्या लाते हैं, 100 लाते हैं आप। तो 20 से कम 20, अब 20 25 100, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 5 से 5 कट गया तो क्या बचिएगा, तो a गुणे 2 और ये b गुणे क्या हो गया 1। तो इस तरीके से आप निकालेंगे रेशियो तो a रेशियो b बनेगा। a निकालिएगा, देखिए अब यहाँ से रेशियो आप निकाल रहे हैं, a निकालेंगे तो a वाले पार्ट को ढक लेंगे, क्या आएगा 1, b निकालेंगे b वाले पार्ट को ढक लेंगे, क्या आएगा 2। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1:2। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का चौथा था। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, एकदम इत्मीनान से देख रहे हैं हम लोग। मतलब ये कि आपको अगर कोई चैप्टर नहीं भी पता है तो हमारे प्रयास ये है कि आप फिर भी क्वेश्चन को बनाए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था, 4 के बाद से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोला है कि जिस सवाल ने एक वस्तु 1190 रुपये में बेचा और उस पर 40% का लाभ कमाया, अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है ना कि 1190 रुपया में सामान बेचा और उसको 40% का क्या हो गया, लाभ हुआ। अच्छी बताइए कि लाभ किस पर होता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पे। तो सीपी कुछ ना तो कुछ तो होगा है ना, तो हमने सीपी को सीपी मान लिया। तो सीपी का 40% आप लाभ लेंगे, यानी कि सीपी का 140% आप निकालेंगे तो वस्तु का निकल गया विक्रय मूल्य। सीपी तो अपने आप में 100% है ही, 40% आपको लाभ लेना है, तो सीपी का 140% निकालेंगे, विक्रय मूल्य हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ से, तो बेचा कितना में है, 1190 रुपया में। देखिए विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य है। क्लियर? अब आप यहाँ से आगे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ से जो है आगे तो कुछ कटने वाला है नहीं। आप काटिएगा तो 7 गुना के 14 और 17 7 119 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कटेगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा सीपी बराबर 17 × 85 और 85 पे एक 0 आएगा, मतलब कि सामान को खरीदा गया था 850 रुपये में। क्लियर? अब कह रहा है कि अगर 10% छूट पर बेचा होता तो लाभ कितना होता, समझिएगा। तो ध्यान देंगे आप, बेचा कितना में है, तो बेचा था 1190 रुपया, लेकिन इतना में ना बेचकर 10% छूट में बेचता। तो 10% छूट में बेचने का मतलब क्या कि 1190 का 90%, 10% हम छोड़ देते, मतलब जो व्यक्ति वो 10% छोड़ देता तो 1190 का कितना लेता, 90% लेता।
यानी कि इतने में सामान को सेल किया होता, ठीक है। अर्थात ये विक्रय मूल्य हो गया, ये नया वाला विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य कितना है तो 850 से, तो अब हम निकाल रहे हैं सीपी, ध्यान दीजिएगा, और एसपी का रेशियो निकाल रहे हैं नया वाला। क्लियर? तब आप निकालिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, और फिर आप काटेंगे ना तो देखिए यहाँ से 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119 हो जाएगा। तो कुल मिला के इधर सीपी हो जाएगा 50 और 9 × 7 = 63 हो जाएगा एसपी। ये सीपी 850 जो कि हम निकाले थे, और एमआर बेचा तो 1190 में है, लेकिन 1190 में 9 बेचकर 10% छूट पर बेचा होता, यानी 1190 का 90% में बेच रहा है, तो एसपी हो गया। अब दोनों का हम रेशियो निकाल दिए ताकि क्वेश्चन को हल जल्दी किया जा सके। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि अब आपका सीपी हो गया 50 और एसपी कितना हो गया, तो एसपी आपका 63 हो गया। मतलब ये हुआ कि आप 50 में खरीद के 63 में बेच रहे हैं। तो बोलिए यहाँ से प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे आप? प्रतिशत लाभ निकालते हैं लाभ बट्टा क्या करके सीपी। तो लाभ तो आपका 63 हो गया और सीपी कितना है 50, गुणे क्या करेंगे आप 100। तो 50 × 100 तो 13 × कितना आ गया 26%। तो लाभ आपका हो जाएगा 26%। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था 26%। ऑप्शन आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का 5वां था। कैसा रहा आप जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लें कि कुछ कट तो नहीं रहा है ना। सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब चीज़ व्यवस्थित है, ठीक ठाक है। क्लियर? चलिए आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हुए 5वां क्वेश्चन तो हो गया, 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं। आपने लिखना हो तो लिख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर? आपने अभी सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। आप ही के लिए हम स्पेशल क्लास ले रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, खराब ना हो, कुछ आप सीख सकें। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि उस राज्य की जनसंख्या 2008 में 72,000 थी तो 2006 में उस राज्य की जनसंख्या कितनी रही होगी? आइए समझिएगा, 2006 में जनसंख्या कितनी थी हमें निकाल देना है। कितनी थी? मान लीजिए कि x थी, और अभी क्या चल रहा है? तो अभी चल रहा है 2008, और 2008 में हो कितनी गई है तो 72,000। समझिएगा, बहुत ही आसान था, प्यारा सा क्वेश्चन है। हमें 2006 वाली निकालनी है, 2008 वाला आपको दिया हुआ है, और हुआ क्या है तो हर एक साल 20% की वृद्धि हुआ है। तो 2006 में इतना था, अगले साल 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने मतलब 120/100, 120% हो जाएगा ना। और फिर ये जितना होगा फिर तो 100% होगा। अब फिर इस पर 20% बढ़ेगा तो फिर 120 क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे। तो एक बार किए तो 1 साल हो गया, मतलब 2007 में आ गए। अब फिर एक बार और किए तो 1 साल और हो गया, तो 2008 में आ गए। और 2008 में जनसंख्या है कितनी? तो इतनी है। अब इसी को हल करना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो 20 × 25 = 100, 20 × 6 = 120, 20 × 25 = 100, 20 × 6 = 120। अब 6 में 6 से करेगा 36 आएगा, और 36 × 72, इस पे 3 0 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे यहाँ से, देखिए 25 जाके उधर गुणा हो जाएगा ना, तो ये 25 से गुणा हो गया 2000, देख सकते हैं यहाँ से। तो 25 × 50 और 50 पे 3 0 और आ गया ये, तो कुल मिला के इतना हो गया 50,000। यानी कि 2006 में जनसंख्या ये 50,000 रही होगी। ऑप्शन आप अगर देखें जो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आज के सेशन का 6ठा क्वेश्चन, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप एकदम निधड़क बिना किसी डाउट के आप पूछ लीजिए, ज़्यादा आपको सोचना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन का नहीं, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन। एग्जाम करीब एकदम लग रही है, और कलम कॉपी के साथ बैठिएगा, क्योंकि आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आपको बनाना भी तो है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 था, 6 के बाद से 7वां क्वेश्चन आज के सेशन का। देखिए आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा?
देखिए एन प्राकृत, प्रथम एन, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, प्रथम एन, प्रथम का मतलब शुरू से, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का अगर आपसे योग पूछे तो योग के लिए याद रखना है एन इंटू एन प्लस 1/2, और अगर आपसे औसत पूछ ले, औसत, तो औसत के लिए आपको याद रखना है n प्लस 1/2। क्लियर? जहां पर n क्या है तो संख्याओं की कुल संख्या है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है कि 25 संख्याएं, 25 लगातार संख्या है प्रकृत, तो n का मान कितना हो गया 25। बिल्कुल सिंपल सी बात है, n का मान कितना हो जाएगा 25। तो हमको औसत निकालना है, तो देखिए n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 बट्टे में 2 हो गया, तो 26 आ गया, ऊपर में काटेंगे तो 26 2 से कटेगा 13 बार में, तो आंसर क्या आएगा 13 आ जाएगा। आसान सा सवाल है। ऑप्शन आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो बहुत मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। आप इसको याद रखिएगा, जब भी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो वहां पर अगर आपको औसत निकालना है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा, योगफल निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर? तो 7वां क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं आज के सेशन का। बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब उसमें 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, संख्या बताइए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से बनाना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप इसको अगर ऑप्शन का यूज करके बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 60, तो बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है, तो ये तो आंसर ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को आप जोड़ते हैं तो 6 में 0 जोड़िएगा, 16 कहाँ आएगा, तो 6 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 16, तो ये तो ऐसे भी नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन आप देखते हैं अगर, तो बोला है कि अंकों का योग 16, ऑप्शन है 69, 6 और 9 को जोड़ेंगे, 9 6 15 आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना 16, जो कि है नहीं, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये भी छट गया। आप अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो बोला है कि 79, तो 79 यानी कि 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 और चाहिए भी कितना 16, लेकिन ये तो पहला शर्त हुआ ना, जब ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम 2 शर्त रहता है, तो पहला शर्त आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि जो संख्या होगी उसके अंकों का योगफल कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ पे तो हो रहा है। अब आगे उसमें एक और बात बोला है कि जब संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो पलटने का मतलब क्या हुआ कि 79 है, देखिए ये 79 है ना, तो पलटने का मतलब ये हुआ कि ये जब आप इसमें 18 जोड़ें, 18 हम जोड़ते हैं तो 18 इसमें आप जोड़िएगा तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, देखिए बीच में कुछ नहीं है, 9 और 8 17 हो गया, 1 और 7 हो जाएगा 8 और 1 9, हम 18 जोड़े कितना मिला 97, और 97 है क्या, तो देखिए अंकों को उलटने पर यही नहीं मिलेगा, देखिए 7 इधर आ गया 9 इधर आ गया, ठीक है 7 इधर 9 इधर आ गया, अंकों को पलटने पर यही मिलेगा। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अंकों का योगफल 16 भी है और अंकों संख्या में 18 जोड़ने पर आपको अंक उलट भी जा रहा है, मतलब ये हुआ यही ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, प्यार से क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी बारिश तेज हो गया है, आपको आवाज़ आ भी रहा होगा, तो बारिश का मज़ा लीजिए, मैथ पढ़ते रहिए। क्लियर? तो एक क्वेश्चन नंबर ये 8 था, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्लियर? उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। देखिए यहाँ पे 18 जोड़ने पर अंक उलट गए हैं, वही बोला भी था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8वें क्वेश्चन के बाद से आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल।
बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावें जिसमें 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बनता है 1। देखिए हमें भाग किससे करना है, 4 से, 6 से, उसके बाद से 8 से और 12 से। तो बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें आप इनमें से प्रत्येक से भाग करें तो आपको शेष कितना आना चाहिए 1। तो देखिए आपने अगर एलसीएम में से पढ़ा हो, ये एलसीएम का सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि दिए गए संख्याओं का नंबर्स का पहले तो हम लेते हैं एलसीएम। तो 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24। अब चूंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो पहले क्या करना है कि इस 24 से आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 4 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 5 9 लिखेंगे। 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 10 9 लिख लेंगे। क्लियर। अब चूंकि एलसीएम आपको 24 आया तो 24 से आप इसमें क्या कीजिएगा, भाग, और भाग करके आपको पता करना है कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन है जो 24 से कट जाएगी। जो 24 से कट जाएगी ना वो इनमें से प्रत्येक नंबर से भी क्या होगी, कटेगी। तो पहले हम इतना निकालते हैं, उसके बाद से हम फिर आगे समझाएंगे आपको। तो देखिए 24 चौके 96। देखिए बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर के लिए स्पेशल डिस्कशन बैच है ये, तो हमने सब ऐसे किया है, ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, हर एक बच्चे को समझ में आ जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आपको यहाँ पे आ गया 3 आएगा, फिर 9, तो फिर 24 से कम 24 आ गया, फिर हो जाएगा कितना यहाँ पे, ये 5 आ गया, 1, फिर 9 आ गया। तो 24 छक्का होता है 144। घटाएंगे तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 15 शेष बच रहा है। तो अगर हम इस शेष को घटा दें इसमें से तो जो संख्या मिलेगी ना वो संख्या 24 से पूरा पूरा कटेगी। और 24 से कटने का मतलब ये हुआ कि इनमें से प्रत्येक से भी कटेगी। तो हम करेंगे क्या कि इसमें से जो नंबर है जो आपका 9 है 4, इसमें से हम कितना घटाएंगे, 15। क्लियर। क्यों, क्योंकि शेष आपका 15 बच रहा है। 15 घटा देंगे तो उसके बाद से जो संख्या बचेगी उसमें 24 से भाग करने पर शेष आपको 15 नहीं आएगा, शेष आपको अब 0 आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। शेष आपको कितना आना शुरू होगा, 0। अब घटाइएगा, देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 8 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, इतना आपको आ गया। तो ये जो संख्या है 4 अंकों की, ये सबसे बड़ी संख्या है जो 24 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। लेकिन हमको पूरा कटाना नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक शेष बचाना है। तो जब भी बोले कि एक शेष बचाना है तो 1 जोड़ दीजिएगा, 2 शेष बचाना है तो 2 जोड़ दीजिएगा, 3 शेष बचाना है तो 3 जोड़ दीजिएगा। मतलब जितना शेष बचाने के लिए कहे उसको जोड़ देना है। तो 1 जोड़ेंगे तो 9985 यानी कि 9985 आपका सही आंसर होगा। अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा मज़ेदार सा क्वेश्चन है ये। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। सब चीज़ सही चल रहा है। प्यारा सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्लियर। बोर्ड को खाली करने के लिए हमने मिटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 10। आज का अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एक कारखाने में श्रमिकों को काम करने पर बुलाने के लिए 3 घंटियां लगी हुई हैं। प्रत्येक घंटी एक बार एक ही समय बजती है। इसके बाद 12, 18, 16 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो ऐसी कब स्थिति बनेगी कि ये तीनों घंटियां पुनः एक बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए ये भी आपको एलसीएम का सवाल है। आपने अगर एलसीएम पढ़ा है तो उसमें घंटी का सवाल हो गया। घंटी का चौराहे पर जो बत्तियां होती हैं, बत्तियों का सवाल हो गया। ठीक है। घंटा घंटी बत्ता बत्ती का इस जो सवाल है ये सब एलसीएम के सवाल हैं। और इसमें हम लोग करते क्या है कि आपसे कहेगा कि 3 बत्ती चाहे 3 घंटियाँ एक निश्चित समय अंतराल अलग अलग आपको समय दिया रहेगा।
के बाद पुनः बजना शुरू करती हैं। एक साथ इतने बजे बजी हैं तो पुनः वो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। तो दिया गया समय देखिए आपको 12 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका कितना है 16 है। 12, 18, 16 और किसमें मिनट में। तो ये आपको मिनट में है तो आपको आंसर भी जो निकलेगा वो मिनट में निकलेगा। तो इसका आपको क्या लेना है एलसीएम। क्लियर। तो एलसीएम आप निकालेंगे ना, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है तो 18 है। 18 अब सेट करते हैं यहाँ से। अगर आपको हम क्लास में ऑप्शन क्लास में आपको बताए भी होंगे कि एलसीएम आप कैसे निकालते हैं। 18 है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से 6 दूना 12, 6 3 18, 2 बच गया, 3 बच गया, यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे 16 पर सेट करते हैं, तो 2 से कटेगा ये 8 बार में, फिर 2 से कटेगा इसमें ये 4 बार में, तो फिर इसमें 4 की कमी पड़ेगी, 4 से गुणा कर लेंगे। तो कुल मिला के आपका 18 गुणे 2 गुणे 4, यानी कि आप 4 गुणा के 8 और 18 गुणे 8, 18 × 8 144। तो 144 मिनट के बाद अगर वो अभी एक साथ बजी हैं तो 144 मिनट के बाद पुनः वो एक साथ बजेंगे, जो कि मिनट में है तो मिनट में आया। और 144 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट नहीं 2 घंटा। 2 घंटा 60 से भाग करेंगे, देखिए 120 मिनट हुआ तो 2 घंटा हो गया, और उसके बाद से 24 मिनट और बचेगा, यानी कि अभी एक साथ बजी हैं तो फिर से वो 2 घंटा 24 मिनट के बाद बजेंगे। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जो आता है वही आपका वो समय होता है जितने समय के बाद से फिर घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होंगे। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। 10 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर ये 11 है, आपके सामने आ रहा है और ये परसेंटेज का सवाल है। तो पहले आप ट्राई कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, पहले आप ट्राई कीजिए। आपके पास कलम कॉपी है तो ट्राई कीजिए, आपके पास क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। सेशन को शेयर कर देना, आप अगर जुड़ गए हैं तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए सेशन, ताकि वो लोग भी लाभ ले सकें। सेशन को आप शेयर कर देंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जगह है खाली हो गया है। 11 में क्या है देखिएगा, बोला है कि कुछ बच्चों के समूह में 70% लड़के क्रिकेट खेलते हैं जबकि 55% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 20% बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, तो कितने बच्चे समूह में हैं। अच्छा 20 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, तो इसको आप वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आपने ऑफलाइन क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आपको बताया होंगे वेन डायग्राम। तो देखिए बोला है कि 70% लड़के क्रिकेट, तो ये हो गया क्रिकेट का, क्रिकेट मान लीजिए, और इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया 70%। और 55% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ये हो गया फुटबॉल, और इसके बारे में बोला है 55% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, कितने बच्चे समूह में हैं, तो समझिएगा। अच्छा दोनों खेल खेलने वाले जो बच्चे हैं, समझिए यहाँ पे उनका परसेंटेज वैल्यू तो नहीं पता है, इसको हम x मान लिए। पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे कि कितने बच्चे समूह में आपसे पूछा है। अच्छा नहीं खेलने वाले यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, नहीं खेलने वाले के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, मतलब नहीं खेलने वाले कितने परसेंट, 0%। तो आप ये बताइए कि क्रिकेट का पूरा ये परसेंटेज 70 है, पूरा सर्कल। ये बीच वाला, बीच मतलब दोनों खेलने वाले जो हैं वो कितना है, x% है, क्या x% है ना। तो अगर हमको ये निकालना हो, ये वाला पार्ट निकालना हो, तो ये पूरा 70 है, ये x है, तो हो जाएगा 70 माइनस x%। इसी तरीके से ये पूरा 55 है और ये बीच में x है, तो हो जाएगा 55 माइनस x% हो जाएगा ये। क्लियर। अब ये देखिए 4 सेक्शन बनता है, A B C D। अब सबको मिलाएंगे ना तो आपको 100% आता है, तो 70 माइनस x
ये वाला आप दोनों खेल खेलने वाले x, ये हुआ 55 माइनस x, और ये देखिए नहीं खेलने वाले 0%, सबको मिला के 100% हो गया। सब परसेंटेज में जितना भी दिख रहा है सब परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ से x कट गया, यहाँ से आगे इसको हल करते हैं तो 7 5 12 मतलब 125% हो गया। ये एक सब परसेंट में था इधर, और माइनस में इधर क्या आ जाएगा 100, और जो ये x बचे इसको हम इधर भी देते हैं तो x बराबर कितना आएगा 25% आएगा। और x क्या है तो x आपको दोनों खेल खेलने वाले हैं, मतलब दोनों खेल खेलने वाले बच्चे कितने हैं 25%। आप अगर देखें क्वेश्चन में तो बोला है कि दोनों खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या है 20, संख्या 20 है, लेकिन परसेंटेज देखें तो परसेंटेज कितना है 25। क्लियर? संख्या 20 से दोनों खेल खेलने वालों का परसेंटेज 25 से भाग कर दिए। कुल बच्चे पूछा है तो कुल कितना पे आएगा 100 पर आएगा, 100 पे। अब इसको हल करेंगे तो 25 चौके 100 और 20 चौका कितना आ गया 80, यानी कि टोटल बच्चों की संख्या 80 है। आप ऑप्शन देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम का सवाल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें विशेष कुछ था नहीं। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये आज के सेशन का 11। क्लियर? 11 नंबर सवाल था। देखिए एकदम आराम से बता रहे हैं, हड़बड़ी से नहीं। जो भी सीखे सही से सीखें। अब ऐसा नहीं कि फटाफट बता दें अब उसमें आपको कुछ ना समझ में आए ना उससे आप बेनिफिट ले पाए, तो उसका कोई मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी परसेंटेज का, ये क्वेश्चन नंबर ये 12 आज के सेशन का ये 12वां सवाल है। बोला है कि 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% दूध है, मिश्रण में और कितना पानी मिलाएं जिससे दूध की मात्रा 20% हो जाए। देखिए ऐसा मिश्रण का सवाल जिसमें आप अलग से कुछ मिला रहे हैं, तो उसको बनाने का तरीका ये है कि आप उस पदार्थ को आइडेंटिफाई कीजिए जिसकी मात्रा चेंज नहीं हो रही है, जिसकी मात्रा नहीं बदल रही है। तो मात्रा किसकी चेंज नहीं होगी? तो जिसको आप नहीं मिलाएंगे। जिसको आप मिलाएंगे उसकी मात्रा तो बदल जाएगी ना, लेकिन जिसको आप नहीं मिलाएंगे वो तो वैसे के वैसे रहेगा, मतलब जितना शुरू में था उतना भी रहेगा, मिलाने के बाद भी रहेगा। हालांकि पूरे मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन जो पदार्थ आपने मिलाया ही नहीं वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन बोला है कि मिश्रण में और कितना पानी मिला दें। तो पानी मिलाने का मतलब ये हुआ कि पानी का जो शुरुआती मात्रा था वो अलग होगा, और पानी का वर्तमान जो मात्रा है मिलाने के बाद वो अलग होगा। तो पानी का जो मात्रा है वो तो चेंज हो गया, लेकिन दूध की मात्रा सेम रहेगा। तो हम यहां पर मान लेंगे अपने मन में कि मिलाए गए पानी की जो मात्रा है, देखिए मिलाए गए पानी की मात्रा जो है, यहां पर क्या लिखे है मिलाए गए पानी की मात्रा, वो क्या है एक से। अब चूंकि दूध लीटर मिश्रण आपको दिया है लीटर में, क्लियर? तो आप ये बताइए कि पहले मिक्सचर था 100 लीटर का, लेकिन आप पानी मिला दिए x लीटर, तो मिश्रण हो जाएगा 100 प्लस x लीटर का। मिश्रण की मात्रा ये हुई, पहले इतना था अब इतना है। दूध तो ज्यों का त्यों रहेगा, पहले जितना दूध था अभी दूध उतना ही रहेगा। तो उसमें देखिए बोला है कि 25% दूध है, तो दूध की मात्रा शुरू में आप निकालेंगे तो इसमें दिया है 25%। देखिए हुआ प्रारंभिक मिश्रण में किसकी मात्रा, ये दूध की, ये दूध की प्रारंभिक मात्रा हुई। बोला है कि दूध की अब जो मात्रा है नया वाला वो है 20%। देखिए नया मिक्सचर है और इसमें दूध की मात्रा कितनी है 20%। तो परसेंटेज वैल्यू आपको भले चेंज दिख रहा होगा, लेकिन दूध का जो रियल का मात्रा है वो शुरू में जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो दूध की मात्रा आपस में बराबर हो गई। अब इसको आप हल करते हैं तो लीटर से लीटर कट जाएगा, और ये काटेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हम 25 को 25 से नहीं काटते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इस 20 से जो है ना इस 100 को काट लेते हैं। तो 20 25 100 हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो यहाँ से 25 25 क्या आ जाएगा 125। क्लियर? अच्छा देखो ये भी क्या है दूध की मात्रा ही है, कोई डाउट ना हो इसलिए हमने लिख दिया है। और इधर क्या है 100 प्लस x,
तो x का मान आप निकालोगे, 125 में से 100 घटेगा, कितना आ जाएगा 25 लीटर। x क्या था तो मिलाएंगे पानी की मात्रा, यानी कि आपने पानी कितना मिलाया 25 लीटर मिलाया। ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पानी आपने 25 लीटर मिलाया है। क्लियर। तो ये आज के सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 के बाद से जगह इधर खाली है नीचे, 13 नंबर सवाल देखते हैं और ये औसत का सवाल है। औसत चाल, औसत चाल के बारे में आप जानते हैं, कुल दूरी बट्टा कुल क्या होता है, समय होता है। ठीक है। तो एक आदमी कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का 13। तो देखिए आप याद रखिएगा कि अगर कुल दूरी को बराबर भागों में बांटा जाए, औसत चाल आपसे पूछे तो n/1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस डैश 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 आगे। अब n क्या है, तो n का मतलब ये है कि जितने बराबर भागों में बांटे हैं, बराबर भागों में बंटवारा, जितने बराबर भागों में बंटवारा हुआ है वही n है। s1 क्या है, स्पीड है, पहले भाग के दौरान जो स्पीड है वो s1 है, दूसरे भाग के दौरान स्पीड s2 है, तीसरे भाग के दौरान स्पीड s3 है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है कि कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर 3 बराबर भागों में बांटा गया है टोटल डिस्टेंस को। इसका मतलब ये हुआ कि n का जो मान आएगा वो आपका 3 आ गया n का। और स्पीड अगर आप देखें तो पहले भाग में 10 है तो 1/10, 1/20 और 1/ क्या हो गया, ये 30 हो गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, औसत चाल। ये क्या निकाले हम लोग, औसत चाल। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, जब भी आपसे बोले कि कुल दूरी को कुछ बराबर भागों में बांटकर तय किया जाए तो औसत चाल क्या होगा, तो इस फॉर्मूले का आप याद यूज कर सकते हैं। ये किलोमीटर पर आवर में होगा क्योंकि उसी में दिया हुआ है। आप इसको हल करते हैं तो देखिए 3 हो गया, एलसीएम कितना आएगा 60, 10 20 30 का एलसीएम 60 आ गया, 10 6 60, 20 3 60 और 30 गुना के 60 हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर, तो 3 गुना कितना हो गया 60 और नीचे है 6 3 9 और 2 11। क्लियर। और यह है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो 6 या 18 मतलब 180/11 भाग करेंगे तो 11 कम 11 बचेगा 7 0 70 तो 11 चौक 66 बचेगा 4/11 यानी कि 16.4/11 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा, चलिए आज के सेशन को ख़त्म भी करते हैं। सेशन कैसा रहा आप ज़रूर बताएंगे और फिर मिलते हैं शाम को। अभी तो हम लोग मिले ही और हो सकता है कि शाम को आपको साइंस क्लास लगे तो शाम में आपको फिर मिलेंगे, आपसे शाम में फिर से मुलाकात होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है। शाम को फिर मिलते हैं। जय हिंद।